अपने रेक्टिफिकेशन का दो पार्ट कर लिए थे, बिफोर ट्रायल बैलेंस में सिंगल और डबल, आफ्टर ट्रायल बैलेंस में सिंगल और डबल। ठीक है। अब बात करते हैं आफ्टर फाइनल अकाउंट का सिंगल और डबल, और फिर कुछ सम प्रैक्टिस करते हैं फटाफट। तो आफ्टर फाइनल अकाउंट में अगर बोला जाए कि फाइनल अकाउंट बनाने के बाद गलती मिला आपने फाइनल अकाउंट बनाना जानते हैं, मतलब ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बन चुका सर, मतलब बैलेंस शीट का बोथ साइड मैच हो गया, नेट प्रॉफिट निकल गया, अब गलती पकड़ में आया सर, वापस से काटा पीटी करके पीछे नहीं जा सकते, क्योंकि अगर आप काटा पीटी करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी। इसीलिए क्या करते हैं, रेक्टिफिकेशन एंट्री वही होगा जो आपका आफ्टर ट्रायल बैलेंस था। आफ्टर ट्रायल बैलेंस क्या था आपने, अगर सिंगल हो तो सस्पेंस से गलती को सुधारो, और अगर डबल हो तो रॉन्ग, करेक्ट और रेक्टिफाइड वाला कंसेप्ट फॉलो करो। ठीक है, यही सीखे थे। हेलो सर एक्चुअली फोन यूज कर रही हूँ ना, तो मतलब कंट्रोल्स में थोड़ा दिक्कत है, बट हाँ वही सीख रहे हैं। यही कर रहे थे आप, म्यूट अनम्यूट रखो ना, कोई दिक्कत नहीं है। बैकग्राउंड वॉइस अगर प्रॉब्लम देगा तो हम बोल देंगे, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप अनम्यूटेड रहो। ठीक है, तो ये करते थे। अब अगर यही गलती आफ्टर फाइनल अकाउंट पकड़ में आ जाए, करना यही है अपनी जो आप बिफोर फाइनल अकाउंट में कर रहे थे, मतलब आफ्टर ट्रायल बैलेंस कर रहे थे, सेम डिट्टो सर, खाली एक डिफरेंस आएगा बस। क्या आपको बोलेगा, अगर मान लो अपनी मेरा एक एंट्री है, गुड्स सोल्ड टू रोहन, गुड्स सोल्ड टू सॉरी मशीन सोल्ड टू रोहन ऑन क्रेडिट, मशीन सोल्ड टू रोहन ऑन क्रेडिट, wrongly entered in purchase account। अगर ये बोले आप रोहन को कुछ बेचा और उसको परचेज अकाउंट में एंट्री कर लिया, आपका करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था? रोहन टू मशीनरी। वेरी गुड, रोहन टू मशीन, ये करेक्ट एंट्री होना था। आपका अकाउंटेंट रॉन्ग एंट्री क्या पास कर दिया? हाँ सॉरी सर, क्या आपका अकाउंटेंट रॉन्ग एंट्री क्या पास कर दिया? वो चीजेस में क्रेडिट कर दिया, यानी कि वो मशीन रोहन टू में क्रेडिट नहीं कर सकता ना बेटा, पता नहीं तो उसका क्या लिखा है यहाँ, तो वो परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया हो, क्योंकि परचेज में आपको ये क्यों एज्यूम करना पड़ा कि परचेज को क्रेडिट किया हो? सर एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वो मेरे को क्रेडिटेड लिखा हुआ है। नहीं, रॉन्गली एंटर्ड इन परचेज अकाउंट, रॉन्गली ऑन क्रेडिट लिखा है मेरे पे। दैट मीन्स आई एम सेइंग कि गुड्स उधार में बेची है, मशीन उधार में बेची, इसीलिए आप रोहन का अकाउंट डेबिट किए, क्योंकि पैसे में बेचता तो कैसे अकाउंट डेबिट होता? मेरा अकाउंटेंट लेकिन परचेज अकाउंट डेबिट करती है, यही ब्लंडर है, परचेज टू मशीन कर दिया वो गलती से। तो अब बताओ करेक्ट रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो? सर रोहन को डेबिट होना था, डेबिट हुआ नहीं है, तो अभी रोहन को डेबिट कीजिए, डेबिट कर लिया। सर मशीन को क्रेडिट होना था, मशीन क्रेडिट ही हुआ, और परचेज को गलती से डेबिट हो गया, तो उसको ठीक करने के लिए उल्टा कीजिए, यही होता रेक्टिफिकेशन एंट्री। बेटा यही अगर आफ्टर ट्रायल बैलेंस बिफोर फाइनल अकाउंट होता ना, सॉरी आफ्टर मतलब बिफोर फाइनल अकाउंट अगर होता तो यही करके छोड़ देते, ठीक है। लेकिन जब ये आफ्टर फाइनल अकाउंट की गलती पकड़ा जाए, अपने को देखना पड़ेगा ये जो दो अकाउंट आ रहे हैं रोहन और परचेज, इनमें से कौन सा अकाउंट है जो ट्रेडिंग पीएल में आता है और कौन सा अकाउंट है जो बैलेंस शीट में आता है। परचेज ट्रेडिंग पीएल में आता है, रोहन बैलेंस शीट में आता है ना। हाँ, तो जो अकाउंट ट्रेडिंग पीएल में आता उसका नाम काट के लिख देंगे पीएल एडजस्टमेंट, बस यही फर्क है। आफ्टर फाइनल अकाउंट अगर एरर पकड़ा जाए और अगर जो एंट्री आप पास कर रहे हो रेक्टिफिकेशन का, उस एंट्री में
जो भी दो अकाउंट का नाम आ रहा है उनमें से कोई एक अकाउंट अगर ट्रेडिंग पीएल को बिलोंग करता है, वी विल कट दैट नेम एंड राइट पीएल एडजस्टमेंट। समझ में आया? हाँ सर। और अगर सर दोनों ही अकाउंट बैलेंस शीट वाला आ रहा है तो जैसे अगर हम बोलता गुड्स सोल्ड टू रोहन, गुड्स सोल्ड टू रोहन recorded in Mohan account, recorded in Mohan account, तो करेक्ट एंट्री होना था रोहन टू सेल्स, और रॉन्ग एंट्री क्या हो गया, मोहन टू सेल्स। तो रोहन को डेबिट होना था, रोहन डेबिट हुआ नहीं है तो कीजिए सर। और सेल को क्रेडिट होना था, सेल क्रेडिट ही हुआ, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन मोहन गलती से डेबिट हो गया तो उसको उल्टा कीजिए। तो रोहन टू मोहन एंट्री पास होगा रेक्टिफिकेशन का। यहाँ तो दोनों का दोनों ही अकाउंट बैलेंस शीट वाला आइटम है, मतलब इसको कोई छेड़छाड़ करने का दरकार नहीं है। यही मेरा आंसर रह जाएगा, चाहे आफ्टर ट्रायल बैलेंस होता चाहे आफ्टर फाइनल अकाउंट। ये दोनों बैलेंस शीट के, हाँ दोनों बैलेंस शीट के आइटम है, तो कुछ छेड़छाड़ का दरकार नहीं है। मेरा जहां पर भी एरर पकड़ा गया बस यही एंट्री करके आ जाए, ठीक है। तो सर ये तब होगा तो दोनों आइटम बैलेंस शीट के या कोई भी बैलेंस शीट का? दोनों। अभी ऊपर बेटा एक बैलेंस शीट एक पीएल का था ना, रोहन टू परचेज, तो हम परचेज काट के पीएल एडजस्टमेंट लिखे ना। और बैलेंस शीट वाले को तो किससे लिखा? नहीं, अब मेरा बात सुनना, ये ऐसा कर क्यों रहे आपके मन में आ रहा हो, तो उसका रीजन जानो तब आपको समझ में आएगा ये हो क्या है। बेटा एक बात समझो, बैलेंस शीट का अमाउंट तुमको बदलना ही पड़ेगा क्योंकि अगले साल उसको कंटिन्यू करना है, तो उसको तो गलत रहने नहीं दे सकते। भले ही बैलेंस शीट बन गई, आफ्टर फाइनल अकाउंट एरर है ना। एरर कब पकड़े, फाइनल अकाउंट बनने के बाद, मतलब बैलेंस शीट बोथ साइड मैच हो गया, अब अगर दिखाई दिया अरे ये तो गलती हो गई। देखो बेटा ये जो रोहन टू मोहन एंट्री था, बैलेंस शीट तो मैच हुआ ही होगा मेरा, हम रोहन में लिखे चाहे मोहन में लिखे, क्या फर्क पड़ता है। नाम से बैलेंस शीट में गड़बड़ तो दोनों ही मेरे लिए डेटर होता, और कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा बैलेंस शीट मैच हो जाता। लेकिन गलती तो गलती है ना, अगले साल तो रोहन मोहन का बैलेंस रॉन्ग नहीं रह जाएगा आपका। हिसाब से आप रोहन को माल बेचो, आप उससे पैसा पाते हो, लेकिन आपका बुक्स में अगर मोहन रह गया डेबिट, तो अगले साल तो आप मोहन को बोलोगे भाई मेरा पैसा दो, मोहन बोलेगा किस बात का पैसा, हम तो तुमसे कुछ लिए नहीं। और रोहन से तुम कभी पैसा ही नहीं मांगोगे तो वो गुड्स लेके चला जाएगा बिना पैसा दिया, ऐसे तो हो नहीं सकता सर। तो बैलेंस शीट को तो वापस ठीक करना ही पड़ेगा काट के, वहां कोई स्कोप नहीं है कि सर काटिए मत। लेकिन जबरदस्ती ट्रेडिंग पीएल को क्यों गड़बड़ करे, क्योंकि ट्रेडिंग पीएल का अगले साल क्या इम्पैक्ट रह जाता है सर, वो नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड होता है, बस उतना इम्पैक्ट करता है ना। ट्रेडिंग पीएल का अगले साल कोई काम नहीं है, पिछले साल का बन के रह गया, बस खाली पिछले साल का नेट प्रॉफिट अगले साल लगेगा, क्योंकि वो कैपिटल में ऐड रहता है, तो कैपिटल का फिगर रॉन्ग नहीं होना चाहिए। कैपिटल अगले साल कंटिन्यू रहेगा ना, बैलेंस शीट के सारे आइटम नेक्स्ट शेयर कंटिन्यू करते, वहीं से बैलेंस बीडी करके वहीं से कंटिन्यू होता है सब कुछ। तो मेरा पॉइंट इतना ही है कि हमको बैलेंस शीट ठीक करना है, इसलिए काट के लिखना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट का आइटम से हम छेड़छाड़ करेंगे, ठीक है, लेकिन पीएल का ट्रेडिंग आइटम को जबरदस्ती अब छेड़ने जाएंगे, सब काटाकुटी करो। मान लो वेजेस में गलती हुआ है, अब वेजेस को ठीक करने जाओगे तो जीपी चेंज होगा, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट को ठीक करोगे तो नेट प्रॉफिट चेंज होगा। कैपिटल तो चेंज करना ही है, नहीं उसमें तो कोई एरर का मतलब एरर है तो ठीक करना ही पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल अगले साल भी कंटिन्यू रहेगा। तो हर साल का एरर अगर रह गया कैपिटल में तो बेटा तो रॉन्ग कैपिटल शो करेगा ना अपने को, फिर नीड टू रेक्टिफाई दैट। तो बैलेंस शीट का आइटम में काटापीटी करना है तो करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। एडलेस करना है तो करना पड़ेगा, काट के नया बनाना पड़ेगा। लेकिन ट्रेडिंग पीएल को जबरदस्ती क्यों छेड़छाड़ करके उतना माथा पच्ची पा रहे हैं, क्योंकि ट्रेडिंग पीएल का अल्टीमेट इम्पैक्ट नेक्स्ट ईयर केवल इतना ही कि वो प्रॉफिट कैपिटल में एड ऑन होकर कंटिन्यू होता है। तो बस प्रॉफिट को सुधार लो, इसलिए पीएल एडजस्टमेंट, यानी वो नेट प्रॉफिट को अगर बढ़ाना है तो बढ़ा लो, घटाना है तो घटा लो, बस।
अब यहाँ पीएल एडजस्टमेंट क्रेडिट हो रहा है, मतलब प्रॉफिट को बढ़ाना है, हम्म, ठीक है, नेट प्रॉफिट में ऐड कर लो, ये आएगा। अगर पीएल एडजस्टमेंट डेबिट हो रहा है तो मतलब पीएल डेबिट होना माने लॉस, नुकसान, खर्चा कम करना है पीएल को, तो उसको माइनस कर लेंगे नेट प्रॉफिट। मतलब हम सारा काटा पीटी और एडजस्टमेंट अब नेट प्रॉफिट पे ही करेंगे। अगर वो क्रेडिट पीएल में गड़बड़ हुआ है, हम हर आइटम को दोबारा छेड़ने नहीं जाएंगे, हम परचेज को दोबारा ठीक करने नहीं जाएंगे। ओके, क्योंकि अगर ये रोहन टू परचेज हम एंट्री पास करते हैं रेक्टिफिकेशन का बेटा, तो फिर परचेज अकाउंट भी माइनस होगा, वहां पे हाँ, परचेज माइनस होगा तो जीपी बढ़ेगा, खर्चा कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, जीपी बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, सब काटा पीटी हो जाएगा। बस एक ही बार सीधा सीधा नेट प्रॉफिट बढ़ा हाँ, 10 देगा। जगह काटने से अच्छा एक जगह ठीक कर ले। एक आइटम काटना इज मोर रियलिस्टिक लॉजिकल अप्रोच हाँ, रेदर देन एडिंग और डिडक्टिंग एवरी आइटम। इसीलिए ये करते हैं। लेकिन जब सर बिफोर फाइनल अकाउंट ये गलती पकड़े, तो अभी तो फाइनल अकाउंट बन रहा है ना, अभी तो परचेज को ठीक किया जा सकते हैं, तो कर लो ना परचेज को ठीक। अभी तो सिंपल रहेगा क्योंकि अभी तक जीपीयू निकला नहीं है, अभी तक नेट प्रॉफिट निकला नहीं है, तो कैपिटल में गया नहीं है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, तो ठीक है सर, अभी तक तो आपके पास टाइम है परचेज को ठीक कर लेने में, ठीक है। हाँ सर, रीजन को हमेशा ग्रैब करो अकाउंट में। हम लोग एज अ स्टूडेंट यही ब्लंडर मार देते कि अच्छा ये ऐसे होगा, अरे क्यों होगा, कोई तो लॉजिकल पर्सन होगा इसके पीछे, कोई लॉजिकल रीजनिंग देगा तब तो होगा, विदाउट लॉजिक कोई काम नहीं होता, ठीक है। तो ये बात हमेशा ट्रैक करो कि इसके रीजंस क्या है, कहीं दुनिया में पढ़ाई करो, रीजन ढूंढो। तो सर हमको समझ में आ गया, बिफोर ट्रायल बैलेंस अगर सिंगल साइडेड एरर है तो नो एंट्री पास, स्टेटमेंट लिखेंगे, काम खत्म। बिफोर ट्रायल आफ्टर ट्रायल बैलेंस सिंगल साइडेड एरर है, सस्पेंस से सुधारेंगे, जो एंट्री आएगा मेरा नया रेक्टिफिकेशन वही छोड़ देंगे। और आफ्टर फाइनल अकाउंट सिंगल साइडेड एरर है तो सुधारेंगे तो सस्पेंस से, लेकिन जो एंट्री बन रहा, मान लो ये एंट्री बन रहा है, सुधारने के बाद परचेज टू सस्पेंस, एक एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, सिंगल एरर। तो बेटा अगर ये बिफोर ट्रायल बैलेंस होता, बिफोर फाइनल अकाउंट होता, तब तो यही रह जाता परचेज टू सस्पेंस। लेकिन अगर यही आफ्टर फाइनल अकाउंट है तो सब परचेज काट के क्या लिखिए, हाँ, वो पीएल परचेज, वेजेस, रेंट, सैलरी, ट्रेडिंग पीएल के आइटम अगर हैं तो सर काटिए और पीएल एडजस्टमेंट लिखिए, ठीक है, सस्पेंस रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बात समझ में आ गया। यस सर। और भाई अगर डबल एरर है तो सर आफ्टर ट्रायल बैलेंस, अब बिफोर ट्रायल बैलेंस है, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, डबल एरर सुधारने का एक ही तरीका है, रॉन्ग करेक्ट रेक्टिफिकेशन कीजिए, रोज रेक्टिफिकेशन में आंसर आया वही छोड़ दीजिए, वही लिख के रख दीजिए। लेकिन अगर आफ्टर फाइनल अकाउंट हो तो फिर से यही काम कीजिए, जो आपका नया रेक्टिफिकेशन एंट्री आ रहा है उसमें अगर कोई आइटम ट्रेडिंग पीएल को बिलोंग करता है उसको काट के पीएल एडजस्टमेंट लिख दीजिए, ठीक बात। ओके सर। हाँ सर, आ जाओ फटाफट हाँ सम प्रैक्टिस करते हैं। देखो मेरे को क्या बोल रहे हैं, एक्विजिशन चार्जेस, एक्विजिशन माने खरीदना, एक्वायर करना, हाँ, एक्विजिशन चार्जेस ऑन परचेज ऑफ अ न्यू बिल्डिंग अमाउंटिंग टू 5,000 वे डेबिटेड टू सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट। कोई भी नया एसेट खरीदते हैं अपनी, उस खर्चे को एसेट में ऐड करते हैं, हाँ, एसेट को बाई करने के लिए, सेकंड हैंड एसेट को रिपेयर करने के लिए, एंड वो भी इसमें पुराना जाएगा। एसेट का कोई मेरे पास हो तो उसका लाइफ या कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो भी खर्चा हो, 3 केस पढ़ते हैं अपने हमेशा। तो यहाँ पर सर आपको बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करना चाहिए था इस खर्चे के लिए। हाँ, आपका अकाउंटेंट को लगा रहे खर्चा ही तो है नॉर्मल, उसको सन्ड्री एक्सपेंस यानी अदर एक्सपेंसेस में डाल दिया, तो एंट्री क्या होना चाहिए था, बिल्डिंग टू कैश। हाँ सर। आपका अकाउंटेंट कर दिया सन्ड्री एक्सपेंस टू कैश, तो बिल्डिंग को डेबिट होना तो हुआ नहीं है, तो अब डेबिट करो, देखो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ठीक है। और सन्ड्री एक्सपेंस गलती से डेबिट हो गया तो उसको कैंसिल करो, तो टू सन्ड्री एक्सपेंस। कैश तो करेक्ट ही हुआ है, टू कैश ही है, करेक्ट में भी टू कैश है, रॉन्ग में भी टू कैश है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है उसके साथ। चलो नेक्स्ट एंट्री करते हैं। आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस ऑफ ₹2,000 हैज बीन कंप्लीटली ओमिटेड। पूरी तरीके से एंट्री छूट गया। सर ये तो बहुत आसान काम हो, एंट्री छूट गया है तो बस एंट्री पास कर लो और जान छोड़ो हमारा। सिंपल लॉजिक, ये तो सबसे आसान है दुनिया में।
ट्रू। पूरा छूट गया मतलब तो और ही बढ़िया, काटा पिटी गलती फलती की बात ही नहीं, नया एंट्री पास करो। क्या होगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का एंट्री क्या होता है? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, हाँ सर। यानी टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्ज। ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट वाला मजेदार एंट्री, मटेरियल फ्रॉम स्टोर ₹2000 एंड वेजेस ₹500, जो कि टोटल वेजेस में इंक्लूडेड है, हैज बीन यूज्ड इन मेकिंग टूल्स एंड इम्प्लीमेंट फॉर यूज ऑफ द फैक्ट्री। देखो बेटा, हम रॉ मटेरियल लाए थे, फिनिश गुड्स बनाने के लिए। हम लेबर को वेजेस देते हैं फिनिश गुड्स बनाने के लिए। पहले ट्रैक समझो, हम मटेरियल वेजेस ये सब देते हैं नॉर्मल गुड्स बनाने के लिए। तब हम मटेरियल अकाउंट डेबिट परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश करते हैं, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश करते हैं। लेकिन ये मटेरियल और लेबर मेरा यूज हुआ अपने ही फैक्ट्री का कोई इक्विपमेंट बनाने के लिए, कोई मशीन का तो पार्ट। फैक्ट्री में डेबिट होगा। वेरी गुड। फैक्ट्री में डेबिट है, टूल्स एंड इक्विपमेंट में डेबिट होगा। फैक्ट्री डेबिट क्या होता है? फैक्ट्री का बिल्डिंग थोड़ी ना बनाया जो फैक्ट्री अकाउंट या बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा। हम क्या बना रहे हैं? हाँ, टूल्स एंड इक्विपमेंट मेरा हो गया ना, मशीन मशीन का टूल्स होता है ना बहुत सारा, जो मशीन को चलाने में काम आता है। तो टूल्स एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट होगा। अच्छा, तुम्हारा अकाउंटेंट डेबिट नहीं किया तो कर लो, है ना। वो क्या डेबिट करके बैठ गया होगा? वो परचेज अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट किया होगा। ये हम लोग सोच रहे हैं वो क्या किया होगा। ऑब्वियस बात है, जब मटेरियल परचेज है फॉर स्टोर, तो मटेरियल अगर स्टोर के लिए लाए हैं तो मटेरियल खरीदते हुए क्या एंट्री पास करते हैं? परचेज टू कैश। ठीक है। और जब वेजेस देते हैं तो वेजेस टू कैश। बट एक्चुअली में हो रहा था टूल्स एंड इक्विपमेंट टू कैश। समझो ना, पूरा स्टोरी समझ लो। होना क्या चाहिए था? टूल्स एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन तुम्हारा अकाउंटेंट तो मटेरियल लाया था तब तो स्टोर के लिए लाया था, मतलब बेचने के लिए। मान लो मेरा सीमेंट का काम है बेटा, या मेरा लोहा का काम है, हम लोहा बेचते हैं, मेरे फैक्ट्री में लोहा का कुछ काम होता है, फिर उस लोहा को आगे बेच देते हैं। तो बेटा कि लोहा मेरे लिए तो गुड्स हो गया ना। तो गुड्स जब खरीद के लाए होंगे बेचने के पर्पज से, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? परचेज टू कैश। जब हम लेबर को वेजेस दे रहे थे लोहा को काम करने के लिए, हम नॉर्मल लेबर क्यों रखे अपने फैक्ट्री में? सर वो लोहा का जो भी पार्ट बनेगा, पार्ट बना के आगे बेच देते हैं। लेबर को वेजेस देते हैं तो वेजेस टू कैश। लेकिन यही जब लाए थे तब तो ठीक ही था सर। अब अचानक इसी में से कुछ मटेरियल निकाल के आप और किसी लेबर को पकड़ के बोले देख तेरा दिन का 8 घंटा का ड्यूटी है, तेरे को इतना वेजेस मिल ही रहा है, एक बार गुड्स बनाना छोड़ और इधर आ और ये मशीन का पार्ट बना ले मैंने। तो बेटा ये तो टूल्स एंड इक्विपमेंट डेबिट टू कैश होना चाहिए। तो टूल्स एंड इक्विपमेंट डेबिट नहीं हुआ तो डेबिट करो। कैश तो क्रेडिट हुआ ही है और क्रेडिट होना ही चाहिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। परचेज और वेजेज डेबिट हो गया, परचेज और वेजेज डेबिट हो गया होगा, उसको डेबिट नहीं होना चाहिए था। करेक्ट। हाँ सर। तो यानी एंट्री क्या पास हुआ? टूल्स एंड इम्प्लीमेंट अकाउंट डेबिट या टूल्स एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। जो ये लोग नाम लिखा है वही लिख दो, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट लिखा है, आप टूल्स एंड इक्विपमेंट इम्प्लीमेंट। ओके, वो लोग का स्टाइलिश नेम। आप चाहो तो टूल्स एंड इक्विपमेंट भी लिख दो, गलती नहीं होगा। टू परचेज टू वेजेस, ट्राई यही करो ना, जो वो लोग नाम यूज करो वही यूज करो। नेक्स्ट एंट्री पे है अ क्रेडिट परचेज of 1040 from Ramesh was passed in the books as 1400। 1040 रुपए का सामान रमेश से लिए थे, क्या एंट्री पास होना चाहिए? पहले हमेशा पहला हाफ पढ़ो, पहले पूरा एंट्री पढ़ लो, दोबारा पहला हाफ पढ़ो और करेक्ट एंट्री फ्रेम करो। रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट अमाउंट वुड बी। एक मिनट जरा क्वेश्चन का लाइन पहले पढ़ो तो। वही तो फ्रॉम रमेश, पहले पूरा लाइन पढ़ो, आधा शुरुआत से लेके रमेश तक। अ क्रेडिट पर, ओ अच्छा, हमको पता था आप कहीं खो गए अचानक। परचेज डेबिट टू रमेश। हाँ, पैसा दे कहाँ दिए जो आप रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश करने चले गए थे। ये थोड़ी ना बोला कि पुराना उधार आ रहा पेमेंट कर रहे हैं, या तो बोलो उधार में खरीदी है।
ठीक है, थोड़ा सा मतलब है ना, इन एंट्रीज में ना थोड़ा धीरज रखना जरूरी है, पेशेंस। वरना हाँ फंस जाओगे। ठीक है ना, मतलब आराम से पहला हाफ पढ़ के करेक्ट एंट्री फ्रेम कर लो। देखो 90% मैदान आप मार लोगे, 90% गेम आपके कोर्ट में आ जाएगा अगर आप करेक्ट एंट्री फ्रेम कर लिए। ठीक है, चलो अब क्या बोला, बुक्स में क्या कर दिए। अच्छा, ये परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश 1040 रुपीज होना चाहिए था। बुक्स में हम क्या कर लिए सर, 1400 रुपये, मतलब हम परचेज टू रमेश ही लिखे, ज्यादा। हाँ हम परचेज टू रमेश ही लिखे, लेकिन 1400 रुपये लिख दिए गलती से। अमाउंट। मतलब वो 4 और 0 इधर उधर हो गया। ठीक है सर, ज्यादा लिख दिए तो रमेश को परचेज को ज्यादा से डेबिट कर दिए, रमेश को ज्यादा से क्रेडिट कर दिए। आई कैन से दैट। तो सर ज्यादा लिख दे तो सॉल्यूशन क्या है? कम करो। उल्टा कर दीजिए, रिवर्स मारिए। तो देखो रमेश को क्या कर देंगे, रमेश को और परचेज को credit। जितना का डिफरेंस है 360 रुपया। ठीक है, हाँ सर। नेक्स्ट बोला गुड्स जिसका कॉस्ट है 5000 और जनरली हम उसको बाजार में बेचते हैं 6000 में। ठीक है सर, मेरा कोई सामान है जिसका दाम 5000 है, मार्केट में बेचते हैं 6000 में, यही तो बिजनेस होता है। उसको हम फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उसको रिकॉर्ड करने भूल गए। मतलब मेरे पास सामान था, उसको जनरली बेचने जाते तो 6000 हाँ में हम बेचते। समझ रहे। हाँ, लेकिन उसको गलती। बट वो 6000 इन्फॉर्मेशन तो इनसिग्निफिकेंट है इस वेरी केस गुड, में। वेरी गुड, आप एकदम स्पॉट ऑन थे कि पहले क्या फालतू बात है उसको साइडलाइन करनी है। हम इसीलिए रुक गया था, हम नहीं बोला था वो बात, हम देख रहा था कितना जल्दी उसको खुद साइडलाइन करते। वेरी गुड, डैम करेक्ट, यही अप्रोच होता है। आप अप्रोच में ढल रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले इनसिग्निफिकेंट बातों को साइडलाइन करो। तो सर वो 6000 Yes, फालतू बेच देते सर, उससे क्या मतलब, बेच तो हम अभी 1 करोड़ कितने में, बेच तो हम 1 करोड़ में भी देते, हम क्या करें, बिका तो नहीं है ना अभी, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ही तो नहीं हुआ, तो उसका क्या है एंट्री। अकाउंट्स ऑफ डे 1 से ये पड़ेगी, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होता है उसका जर्नल एंट्री होता है। ठीक है, ठीक है सर, तो 5000 से मतलब जनरल एंट्री पास नहीं बना, बोलता नॉट रिकॉर्डेड, तो परफेक्ट सर, आप रिकॉर्ड कर लीजिए। फ्री सैंपल क्यों बांटते हैं बेटा, एडवर्टीजमेंट के लिए। बस, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट है ना, एडवर्टीजमेंट हाँ अकाउंट सर, हाँ डेबिट। सर। और क्रेडिट क्या करें सर, जब खरीद के लाए थे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेसेस। अब यही से माल निकल गया, ये तो आप पढ़े भी रेक्टिफिकेशन, ये एडजस्टमेंट में हाँ एग्जैक्टली, तो वही परचेज से कटेगा। परचेज से कटेगा। वेरी गुड लैंग्वेज। ठीक है, चलो फिर बोला वेजेस पेड टू अ फर्म्स वर्कमैन फॉर मेकिंग एडिशन टू मशीनरी। सर ऊपर जो किए थे भैया, मेरा अकाउंटेंट उसको वेजेस अकाउंट में डेबिट कर दिया। सर वेजेस देते हैं गुड्स बनाने के लिए, हाँ जी। अंदर से फीलिंग ये आना चाहिए सर लेबर लोग को हम वेजेस क्यों देंगे, वो मेरे फैक्ट्री में काम करता होगा, मेरे लिए गुड्स बनाता है, सैलरीज एम्प्लॉइज के लिए। हाँ, वेजेस एंड सैलरी हम अपने, देखो एक बात समझना, वेजेस हो या सैलरी, ये हम एक्सपेंस के रूप में बुक तब करते हैं जब मेरे डे टू डे काम के लिए पेमेंट है। थोड़ा सा मतलब डे टू डे मतलब बेटा वेजेस क्यों देते हो लेबर को, मेरा मान लो वेजेस तो लेबर को ताकि वो मेरा मतलब गुड्स बनाए। हाँ, मेरा पेन बनाने का फैक्ट्री है अगर, तो हम पेन लेबर बना को रहे वेजेस दे रहा है पेन बनाने के लिए, अकाउंटेंट को सैलरी दे रहा है डे टू डे बिजनेस का ट्रांजेक्शन का एंट्री करने की। ठीक है ना, तो ये डे टू डे रिकरिंग एक्सपेंसेस की कहानी है। बट जब एसेट बन रहा है तो फिर तो वो मेरा लॉन्ग टर्म हो गया, कैपिटलाइज होगा वो तुम्हारा। हम लैंग्वेज क्या यूज किए देखिए अभी, कैपिटलाइज, लॉन्ग टर्म। कैपिटलाइज होगा, जो आइटम को बैलेंस शीट में फेंकना होता है ना, इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन करना है। इसका स्टाइलिश लैंग्वेज है ये कॉमर्स के लिए। हायर लेवल में जब जाते हैं ना, हायर लेवल में जब जाते हैं, बड़ी जगह जब काम करते हैं, तुम्हारा सीनियर मैनेजर तुमको आगे ये बोलेगा इसको कैपिटलाइज कर देना, तो अब तुम बैलेंस शीट में फेंक देना। अब तुम कंफ्यूज, अरे करना क्या है ये क्या बोल के चला गया। वो बोलना चाह रहा है जिस एसेट के लिए वो खर्चा उस एसेट में ऐड कर देना। ओ वही, जैसे कैपिटल एक्सपेंस होता तो मे बी उसी से ये डिराइव हुआ है क्या। हाँ, बैलेंस शीट में जाता है ना, इसे कैपिटलाइज कर देना माने मान लो मशीन के लिए खर्चा हुआ है, मशीन लाने का खर्चा है, बट तुमको कंफ्यूजन था, अरे ट्रांसपोर्ट चार्ज नहीं क्या है, ये कौन सा चीज का ट्रांसपोर्ट चार्ज है, क्लियर नहीं हो रहा है,
एक ट्रांसपोर्ट का बिल मिला तुमको 500 रुपए, तुम नॉर्मली क्या करते बेटा, उसको ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कैश करके पीएल में डाल देते। हाँ कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, नॉर्मली उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हो। मानते ही है। लेकिन तुम्हारा सीनियर मैनेजर आया पीछे से, बोला अरे अवनी ये जो 500 रुपए का बिल है ना, हम्म, ये कैपिटलाइज कर देना तू, और बोल के चला गया। ठीक है। अब हम्म, तुमको मनी मन फीलिंग लाना, अच्छा कैपिटलाइज करना मतलब ये किसी एसेट के लिए लगा है, एसेट में ऐड करने बोले, पूछो उससे किस एसेट के लिए लगा है। सर खाली तो बिल ही है, समझ में नहीं आ रहा है कौन सा मशीन के साथ है, या कौन सा फर्नीचर के साथ है, या कौन सा बिल्डिंग के साथ है। हम्म, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, इनको लाने लगाने का कुछ खर्चा लग सकता है। हाँ, सर ये किसके साथ है, तो तुम जाके मैनेजर से पूछोगे अरे सर कैपिटलाइज तो करना है, ठीक है, किस एसेट के साथ, तो वो समझ जाएगा कि हाँ बंदा इंटेलिजेंट है, वो तुमको जज करने के लिए कैपिटलाइज बोल के निकल जाएगा बेटा। यहाँ तो टेस्ट अस। हम लोग जब ऑडिट आर्टिकलशिप में थे ना, यही सब आगे टेस्ट करता था। अब जैसे शेयर का परचेज सेल होता था, तो पता है क्या लैंग्वेज यूज करके जाता था, आपको एक मजे तक एग्जाम्पल बताते हैं, हालांकि आपके काम नहीं आएगा बट जान लो कभी जिंदगी में काम आ जाए तो। अचानक आता था, बोलता था नीरज इसको लॉन्ग कर देना, तो नीरज इसको शॉर्ट कर देना, तो ओके लॉन्ग कर देना। हाँ लॉन्ग कर देना लॉन्ग कर देना मतलब खरीद लेना, लग ही रहा था। शॉर्ट मतलब काट दो, बेच दो, खत्म करो सेल इसको। कर दो। हाँ, अब ये शेयर मार्केट का स्टाइलिश लैंग्वेज है, गो लॉन्ग गो शॉर्ट। ये हम कहाँ पकड़ा पता है, हमको भी आर्टिकलशिप में मेरा बॉस बोला और हम तुरंत कर लिया। मेरा बॉस बोलता तेरे को कैसे पता था कि लॉन्ग शॉर्ट क्या है। हम बोले सर थोड़ा दिन पहले ना एफएम का ट्यूशन करने गए थे, वहां पे सर अचानक पढ़ाते पढ़ाते लॉन्ग शॉर्ट बोले, तो वो जब लॉन्ग शॉर्ट बोले तो दिमाग वहीं चला गया, अरे शेयरों का बात हो रहा है लॉन्ग शॉर्ट में, और क्या बोलेगा। और ये कहानी क्या हुआ था पता है, अचानक क्या लॉन्ग शॉर्ट बोले, मेरे आगे 2 लड़की लोग बैठी थी, वो लोग दोनों बेचारे 15 मिनट से कंफ्यूज, सर हर लैंग्वेज में ये बोले जा रहे हैं इन दिस केस वी विल गो लॉन्ग, इन दिस केस वी विल गो शॉर्ट। ठीक है, हम लोग तो क्या शेयर मार्केट में बैठे हैं, बहुत बार बाजार का काम किए, तो हम लोगों को पता है कि शेयर मार्केट में लैंग्वेज चलता है, थोड़ा बहुत आइडिया था, तो वहां अंदाजा लगा के समझ गए सर क्या बोलना चाहते हैं। लेकिन वो जो 2 लड़के लोग बैठे थे वो लोग कभी शेयर मार्केट नहीं की थी, तो वो लोग 15 मिनट से कंफ्यूज। अचानक एक लड़की दूसरी लड़की को बोलती है चल घर चल, तो ना दूसरी वाली बोलती क्या हुआ, बोले क्या लॉन्ग शॉट किए जा रहे, समझ में तो आ नहीं रहा, बैठे हैं 15 मिनट से बिल्कुल की तरह। तो ना अच्छा हम पीछे से बुला रहे, लॉन्ग मतलब परचेज और शॉर्ट मतलब सेल करने बोल रहे। बोलती अरे बाप रे इतना स्टाइल क्या झाड़ना, सिंपल नहीं बोल सकते। परचेज ये तो थोड़ा सा लगा कि लॉन्ग मतलब एसेट, लाइक चलिए शेयर को एक एसेट मांगे तो लॉन्ग टर्म तक रहेगा, तो रहने दो। हम आपको ये 2 एग्जाम्पल से ये समझाना चाहता है बेटा कि कभी कभी किसी फील्ड में स्टाइलिश लैंग्वेज बनेगा, तुम क्या करना उस सिचुएशन का कॉमन सेंस से थोड़ा जोड़ने का कोशिश करना। कॉमर्स में 99% टाइम तुमको कॉमन सेंस से उसका वर्ड का सिंपल मीनिंग ही आंसर होगा। 99 बोला, 100% नहीं बोला, क्योंकि जैसे अब हम एक वर्ड यूज करेगा उसका नॉर्मल मीनिंग निकालने जाओगे ना तो कुछ और ही ब्लंडर बनेगा। हम बोलते हैं बुक बिल्डिंग, जैसे बुक बिल्डिंग। अब बुक बिल्डिंग का कॉमन मीनिंग है कि किताबों का क्या बिल्डिंग बनाए सर बैठ के, क्या करना है। एक्चुअली अलग लैंग्वेज है। बुक बिल्डिंग का जो मीनिंग कॉमन सेंस में है ना, वो कहीं भी शेयर मार्केट में कनेक्टेड ही नहीं है। पता नहीं ये वर्ड कैसे लोग इतना स्टाइलिश नाम उसको क्यों दिया। बुक बिल्डिंग का नाम मतलब होता है जब किसी कंपनी को अपने शेयर का प्राइस डिसाइड करने में दिक्कत आता है ना, कि किस दाम में शेयर को बिकवाए मार्केट में, तो वो लोग क्या करता है, पब्लिक को एक ऑप्शन देता है कि आप लोग वोटिंग कीजिए, एक रेंज दे देते हैं कि 100 से 120 के बीच में वोट कीजिए, जो हाईएस्ट बिडिंग जो आएगा ना सबसे, उसका एवरेज हम रेट निकाल लेंगे और वही रेट हम अपने शेयर का रख लेंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं बुक बिल्डिंग। अब सर बताइए कहाँ बुक बिल्डिंग का कॉमन सेंस का कोई मीनिंग यहाँ बैठ ही नहीं रहा। मेरे बुक बिल्डिंग अकाउंटेंसी में है, रिलेटेड है। हाँ है, लेकिन बेटा बहुत ही अलग ही लैंग्वेज है ना, इतना फ्रेमिंग भी नहीं हो सकता। हाँ। आप भगवान मत बनाइए कि इतना ही आप बुद्धि लगा दें, इतना एनालिसिस नहीं होता। अब जैसे एक और बड़ा ग्रीन शू ऑप्शन, ग्रीन शू ऑप्शन, ग्रीन शू 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 जूता शू। अब बताओ हरा जूता ऑप्शन, ये क्या होता है सर? अगर इसका कोई कॉमन सेंस हिंदी मीनिंग कन्वर्ट करने जाए तो कुछ और इस दुनिया का मीनिंग निकालेगा। हरा जूता खरीदने का बात हो रहा है ना? नहीं, ग्रीन शू ऑप्शन का मतलब होता है कि जब क्या होता है, कभी कभी मान लो कंपनी को 1 लाख शेयर बेचना है, लेकिन बहुत डिमांड है,
बहुत डिमांड। तो कंपनी क्या करता है, Okay. कुछ शेयर जो कंपनी के ओनर के पास एक्स्ट्रा होता है, बाद में वो उसको भी लॉन्च कर देता है मार्केट में बेचने के लिए। बाद में उस ऑप्शन को बोलते हैं ग्रोथ ऑप्शन। अब बताइए सर, कहाँ मीनिंग है और कहाँ वर्ड है? मतलब कोई क्यों रखा? मतलब कोई सिर माथा मुंडू नहीं मिलता है कहीं पर भी। मानते हैं हम, कुछ कुछ जगह आपको वो बात होगा कि आपको उस वर्ड का पर्टिकुलर मीनिंग अलग से पता करना पड़ेगा, लेकिन फिर बोलेंगे 90% टाइम, 95% टाइम आपको कॉमन सेंस में उसका मीनिंग मिलेगा। कैपिटलाइज करना माने उसको बैलेंस शीट में कहीं ऐड करना बोलता है। अब तुम ये गेस करो कि कहाँ ऐड करना है। फर्नीचर के साथ खर्चा लगा तो फर्नीचर में ऐड करना है, मशीन के साथ लगा तो मशीन में ऐड करना है। एक वर्ड में होता है कैपिटलाइज। अब वही सर पीएल में डालने के लिए फिर ऐसा स्टैटिक लैंग्वेज है क्या कुछ? हाँ, बोलते चार्ज कर दो। चार्ज टू पीएल। हाँ, चार्ज टू पीएल एक्चुअली में, लेकिन मार्केट में क्या करता है, खाली चार्ज करके बोल के चला जाता है। तुम्हारा सीनियर अकाउंटेंट अकाउंट का इतना आदत लग चुका होता है ना, उसको लगता है हम जितना शॉर्टकट बोलेंगे सबको सब पता होगा। वो लोग अपना ही शॉर्टकट फ्रेम कर लेता है। तो बोलते थे इसको चार्ज कर दो तो उसको कैपिटलाइज कर दो। हम चार्ज कर दो मतलब उसको खर्चा मान के पीएल में डाल दो या ट्रेडिंग में डाल दो, मतलब उसको खर्चा मान बोलना ये चाहते हैं। एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट कर दो, चार्ज तो कर सर दो। अगर ऐसे होता लाइक फ्रेट लिखा हुआ है और उसने बोला कैपिटलाइज कर दो, इसका मतलब वो फ्रेट रिलेटेड है परचेज से, तो इसलिए नहीं, वो फ्रेट एक रिलेटेड है किसी एसेट के साथ में। कैपिटलाइज कर देने बोल रहा है, दैट मींस वो भाड़ा जो लगा है ना, वो कोई फर्नीचर मशीन लाने के लिए वो लगा। कैपिटल वो है एक्सपेंस है। हाँ, कैपिटल एक्सपेंस, एग्जैक्टली द लैंग्वेज। एक्चुअली आई एम गोइंग टू कैपिटल अब देखना एक्सपेंसेस, पड़ेगा वही सर दिमाग में किस चल चीज रहा का है। कैपिटल एक्सपेंस है। ऑब्वियस बात है, ऐसे कैपिटलाइज कर दो मतलब क्या किसी एसेट में भी ऐड थोड़ी ना कर दो, वो उस पर्टिकुलर एसेट के साथ ऐड होगा जिसके लिए लगे। तो वो आपको देखना पड़ेगा फिर कि कोई फर्नीचर आएगा जिसके साथ ये लगा है, ठीक है। और अगर बोल देना चार्ज कर दो तो फ्रेट है मतलब ट्रेडिंग में डाल दो, खर्चा मान लो। कोई रिजर्व फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री पास करो, मतलब बोलना ये चाहता है फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री पास करो। और अगर बोलते हैं कैपिटलाइज कर दो मतलब मान लो फर्नीचर के साथ लगा तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री पास करो। समझ में आया? हाँ सर, ये बड़ा रेवेन्यू एक्सपेंस। हाँ, ये रेवेन्यू एक्सपेंस है या फिर ये कैपिटल। मैं रिजर्व से बोल दिया था। नहीं ठीक है, हाँ चलेगा, वो होता है, लेकिन आपको ये लॉजिक पकड़ने आना पड़ेगा। अभी नहीं, अभी आपके लिए इतना वो वर्डिंग यूज करने वाला नहीं है। ये सब बहुत इंटरेस्टिंग लगता है जान करके रखना। ये हम लोग इसीलिए तो हम बोलते हैं, हम जब कॉमर्स लाइन में जब हम काम करता था ना, तो हमको भी लगता था कि जब हम पढ़ता था साला कोई ये सब बात ही नहीं किया कभी। अब अचानक आता है तो बड़ा अजीबोगरीब लगता है। तो ये सब लैंग्वेज इसीलिए जब हम पढ़ाते हैं, आई ट्राई कि हम वो लैंग्वेजेस को डिफाइन कर पाए जो हम सुनते हैं रेगुलर लाइफ में कॉमर्स फील्ड। तो चलो ये मिल गया। तो यहाँ पे वही बात, तुम्हारा अकाउंटेंट बोल रहा है मशीन मेकिंग का खर्चा है, तो वर्कर को नॉर्मल वेजेस देते हैं, तो मेरा अकाउंटेंट तो वेजेस टू कैश एंट्री पास कर देता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है सर, ये मशीन के लिए वेजेस दिए, तो मशीन टू कैश होना चाहिए था, मतलब कैपिटलाइज होना चाहिए था। मशीन की लाइफ डेबिट को नहीं हुआ तो बढ़ाने डेबिट के करो, लिए। तो देखो प्लांट एंड मशीन डेबिट हुआ। और वेजेस गलती, वेजेस डेबिट हो गया जो कि नहीं होना चाहिए, तो वेजेस से निकालो इसको, वेजेस टू कैश को, तो प्लांट एंड मशीनरी टू वेजेस। ठीक है, हाँ सर। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ ₹5,000 बाय ए कस्टमर, यानी सेल्स रिटर्न है, was taken into stock, मतलब फिजिकली स्टॉक में ले लिया हम गुड्स को, बट नो एंट्री वाज पास इन द बुक्स। पहला तो करेक्ट एंट्री होना क्या, सेल्स रिटर्न टू कस्टमर, डेटर जो भी है मेरा, डेटर कस्टमर जो नाम बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। और यही एंट्री पास ही नहीं हुआ बुक्स में, तो सर नहीं हुआ तो बस सेल्स रिटर्न टू कस्टमर कर दीजिए एंट्री, काम खत्म आपका, है ना। चलो नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। हाँ, नेक्स्ट एंट्री बोला परचेज, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स वर्थ ₹15,000 फ्रॉम मोहन एंड कंपनी। अरे ये भी तो, ये तो मिसिंग वाला है, नॉट पास्ड। तो ठीक है सर, परचेज टू मोहन एंट्री कर दीजिए, ये टाइम पास एंट्री हो रहा है, कोई मतलब नहीं। हाँ, ये वाला काम है। A return of goods worth ₹5,000 by Mohan entered in the purchase return.
पहला बात परचेज ना मन में रिटर्न। फीलिंग आना चाहिए, पहला आप पढ़ो दो जनरल एंट्री फ्रेम करो, छोड़ो 2 सेकंड आपने क्या लिखा सही वाला, ओके। और रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ 5,000 फ्रॉम मोहन। बाय मोहना, मतलब So मोहन वापस किया। हाँ, तो ये सेल्स रिटर्न टू मोहन। वेरी गुड सर, ये सेल्स रिटर्न टू मोहन होना चाहिए था। ठीक है, आपका अकाउंटेंट कहाँ डाल दिया इसको? परचेज रिटर्न। वो क्या कर दिया, मतलब मोहन टू परचेज को डेबिट किया। मोहन टू परचेज रिटर्न। एक बात आपने सुन लेना, यहाँ बोल नहीं रहा परचेज अकाउंट में गलती हुआ, यहाँ बोल रहा बुक में। जब बुक बोले मतलब पूरा एंट्री जो मतलब परचेज रिटर्न का तरह से जो एंट्री होना चाहिए पूरा वही एंट्री पास हुआ है। ये नया चीज सिखा रहे हैं आपको, और ये बस ये लास्ट आइटम तो एक बार दोबारा रिपीट कर देंगे। सुनना, अगर यहाँ बोलता ना परचेज अकाउंट में गलती हुआ है, एंटर्ड इन परचेज अकाउंट, तो आप बोलते हैं ये सेल्स रिटर्न की जगह परचेज रिटर्न लिख दिया डेबिट में। ठीक है, लेकिन यहाँ बोल रहा है परचेज बुक्स में गलती हुई। बुक्स का मतलब पूरा ही रॉन्ग एंट्री पास हो गया। मतलब वो उसको परचेज रिटर्न की तरह ही ट्रीट कर लिया आपको, ये बोलना चाहता। अगर बोलता ना एंटर्ड इन परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, दैट मीन्स वो परचेज रिटर्न टू मोहन करती है, सेल्स रिटर्न की जगह परचेज रिटर्न डेबिट करती है। लेकिन यहाँ क्या बोला है, एंटर्ड इन द परचेज रिटर्न बुक। बुक जब वर्ड यूज करे दैट मीन्स पूरी उल्टा उसको पूरा परचेज रिटर्न ट्रीट ही कर लिया। तो पूरा परचेज रिटर्न ट्रीट कर ले अपनी, तो यानी हिसाब से मोहन को परचेज रिटर्न कर दिया। हाँ, क्योंकि अगर परचेज रिटर्न की तरह एंट्री करना है तो करेक्ट एंट्री यही होगा, परचेज रिटर्न टू मोहन, मोहन टू परचेज रिटर्न। मतलब 5,000 से उसको 5,000 नहीं, हाँ 5 नहीं कितना है, हाँ 5,000 5,000 से उसको सेल्स रिटर्न डेबिट और मोहन क्रेडिट करना चाहिए था। तुम्हारा अकाउंटेंट मोहन को डेबिट कर दिया 5,000 से और परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दिया 5,000 से। पहले तो गलती समझ में आ गया, हाँ हाँ, और करेक्ट एंट्री आपके पास आई गया। अब कर लो, सेल्स रिटर्न को क्या होना चाहिए था, डेबिट। हुआ है क्या? नहीं। तो अब कर लो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 5,000। मोहन को क्या होना चाहिए था, क्रेडिट। हुआ है क्या? नहीं। तो मोहन अकाउंट डेबिट करो। आराम से एक बार मेरे साथ इस प्रोसेस को चलना। मोहन अकाउंट को डेबिट करो 5,000 से, क्रेडिट करो 5,000 से, सॉरी तो मोहन 5,000। अब आओ, मोहन अकाउंट को तुम्हारे अकाउंटेंट कर क्या दिए? ओ, उसने किया डेबिट किया से। मोहन अकाउंट डेबिट किया उसने, तो गलती से डेबिट हुआ तो ठीक करने का तरीका क्या है? उसको वापस कैंसिल करने देना चाहिए क्रेडिट करके। तो टू मोहन फिर से 5,000। और परचेज रिटर्न को वो क्या कर दिया, क्रेडिट, जो कि गलत है। तो ठीक करने के लिए उसको भी डेबिट कीजिए। ठीक बात। सर हम 2 बार टू मोहन तो लिख नहीं सकते। हाँ एग्जैक्टली। तो हम एक ही बार में टू मोहन लिख के 10,000 लिखते हैं। ठीक बात है। हाँ हाँ, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, टू मोहन 10,000। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। अ रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ ₹8,000 टू सोहन was passed through सेल्स रिटर्न बुक। ये उल्टा हुआ है सर, रिटर्न किया हाँ, मैंने रिटर्न किया परचेज यानी रिटर्न। एंट्री होना चाहिए था परचेज रिटर्न टू सोहन। परचेज रिटर्न नहीं, सॉरी, सोहन टू परचेज रिटर्न, सोहन टू परचेज रिटर्न करेक्ट एंट्री होना चाहिए। ठीक बात है। तुम्हारा अकाउंटेंट क्या कर दिया, उसको सेल्स रिटर्न की तरह ट्रीट कर लिया। बुक्स बोला है, बुक्स सेल्स रिटर्न बुक, मतलब तो वो सेल्स रिटर्न डेबिट टू सोहन कर दिया होगा। हाँ बस, तो सोहन को क्या होना चाहिए था, डेबिट। नहीं हुआ है, ना। तब करो, सोहन डेबिट होगा। सर परचेज रिटर्न को क्या होना चाहिए था, क्रेडिट, नहीं हुआ है, तो अभी करो टू परचेज रिटर्न। सेल्स रिटर्न को गलती से डेबिट कर दिया तो उसको भी क्रेडिट करो।
और सर सोहन को गलती से क्रेडिट कर दिया तो उसको फिर से डेबिट कर। सोहन 2 बार डेबिट होगा। हाँ तो सोहन का डबल अमाउंट से डेबिट होगा, मतलब 2 बार तो डेबिट डेबिट लिख नहीं सकते एंट्री में तो। हाँ तो सोहन को डेबिट कर लो 16,000 से, और परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न को 8,000 से क्रेडिट कर दो, हो गया एंट्री पास। समझ में आया? हाँ सर। यही काम फिर इस एंट्री में भी हुआ, BRBP का सेम, मतलब बिल्स रिसीवेबल बुक में डालना था, गलती से बिल्स पेएबल बुक में डाल दिया। बुक में डालना जैसे बोले, ट्रीट कर लो। हाँ बुक में जैसे ही डालने बोले, माने वो उसको परचेज बिल्स पेएबल बुक ट्रीट करके पूरा एंट्री पास कर। ठीक है, ओके सर। आगे का सम आप करोगे, हाँ करो, नहीं होगा तो अपने करेंगे आगे भी।